हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। इसके सिलेबस को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, किस प्रकार से इस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जी हाँ, इंटरेस्टिंग मतलब हुआ ना कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में खूब मजा आने वाला है। यानी कि यहाँ पर आप चीजों को सीखेंगे कि आप एज ए फार्मासिस्ट, क्योंकि आप डी फार्मा करने के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, जो कि मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर जो है ना, इसमें फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या रोल है, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको भी पता होगा, शायद ना पता हो। तो इस सब्जेक्ट में आप सीखेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है एक समाज में। सोशल मतलब क्या हुआ? समाज। समाज में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? जैसे किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी में फार्मासिस्ट क्या कुछ उसको कंसल्टेंट कर सकता है, क्या उसे सलाह दे सकता है, क्या उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। हर तरीके से यहाँ पर चीजों को आप सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको फ्रंट में दो इमेज लगा दिया है, यहाँ पर एक फार्मासिस्ट हैं जो कि पेशेंट को दवाओं के बारे में काउंसलिंग कर रही हैं, दवाओं के बारे में बता रही हैं। यहाँ पर भी एक देख लीजिए फार्मासिस्ट हैं जो कि पेशेंट को उनके दवा के बारे में अच्छे तरीके से डोजेस फॉर्म के बारे में बता रही हैं, क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बता रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट आता है और इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेने वाली बात नहीं है। कहते हैं ना, जहां पर चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हो, जो आप पढ़ेंगे और वही काम करेंगे तो मजा आता है। बाकी थ्योरी वाली पार्ट जो होती है ना, वो थोड़ा बोरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, यानी कि इसका डेफिनेशन एंड स्कोप। सोशल फार्मेसी पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें सीखते हैं, कहाँ कहाँ क्या एडवांटेज मिलता है, वो उसको स्कोप में कहते हैं। ठीक है, और परिभाषा आप सबसे पहले देखने वाले हैं। फिर है सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। डिसिप्लिन वे में आप कुछ भी नहीं पेशेंट को बता सकते, या फिर कुछ भी अलग चीजें नहीं, आपके लिए भी एक डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन में अगर करते हैं तो किस प्रकार से पब्लिक हेल्थ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पब्लिक के हेल्थ को इंप्रूव करने में क्या रोल प्ले करता है, वो पढ़ना है। फिर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो देखना है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का कंसेप्ट, यानी कि किस पर्सन को आप हेल्दी कहेंगे, किसको आप अनहेल्दी कहेंगे। बेसिकली जब एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं, अगर कोई पर्सन के बॉडी में किसी प्रकार का कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि बॉडी का हाइट ठीक है, मतलब सब चीज खाना वाना पच रहा है, प्रॉपर खाना पच रहा है, मतलब सब काम वाम ठीक ठाक चल रहा है, तो लोग हेल्दी कह देंगे। लेकिन क्या पता अंदर में वो डिप्रेस्ड हो, उसकी एंजाइटी आती हो, कभी हो सके किसी प्रकार का उसको चिंता बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो वो भी कंडीशन अनहेल्दी का होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि हेल्दी सिर्फ फिजिकली नहीं देखते हैं, हर तरीके से अलग अलग डायमेंशन है हेल्थ को देखने का कि इंसान हेल्दी है या नहीं है। हर तरीके से ठीक है, लेकिन समाज में उसका सबसे झगड़ा हो जाता है। कुछ कुछ एकागो होती हैं, खास करके दीदी लोग यानी लड़कियां, जिसका कि किसी से बनता नहीं है, झूठा झूठी पे उतर जाती है, देखते हो मारपीट करने वाली। तो उसको सोशली एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, सोशली डायमेंशन से देखा जाए, तो वो अनहेल्दी है। क्योंकि सोशली डायमेंशन में अगर देख लेते हैं तो उसमें कोई भी पेशेंट है, उसका जिस समाज में वो रह रहा है वहां पर अदर लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे बर्ताव है, क्या उनके साथ अच्छी खासी रिलेशंस मेंटेन कर पाती है कि नहीं, तो भी वो अनहेल्दी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हेल्थ के पूरे कंसेप्ट को देखेंगे कि किसको आप हेल्दी कहेंगे, किसको आप पूरे तरीके से हेल्दी पर्सन कहेंगे, जो भगवान में विश्वास रखता हो। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन हेल्थ का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि हेल्थ के मामले में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि WHO है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। प्लस अलग अलग डायमेंशन, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, 5 मेनली डायमेंशन होते हैं, पांचों डायमेंशन देखा जाता है हेल्थ का। एंड फिर हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे एंड कुछ हेल्थ इंडिकेटर को भी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहने वाला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, NHP।
इंडियन पर्सपेक्टिव से कि इंडिया में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या कुछ रोल था, वो पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लक्ष्य डिसाइड किए गए थे, जैसे क्या कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, FIP डेवलपमेंट गोल्स। तो इन सभी आपको गोल्स के बारे में यहाँ पर चैप्टर 1 में पढ़ना है, जिसमें सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई देखा जाए जिससे सवाल एग्जाम में बनते हैं तो वो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चैप्टर पढ़ना था। फिर दूसरा नंबर चैप्टर आ गया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है, तो इसमें आपको प्रिवेंटिव यानी कि बचाव, कहा जाता है कि किसी बीमारी के ट्रीटमेंट से ज्यादा बेटर है कि उससे आप बचाव कीजिए, यानी कि बीमारी हो जाए उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करें तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, जबकि बीमारी होने से पहले आप बीमारी से बच जाएं वो ज्यादा बेटर होता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना। तो वही चीजें यहाँ पर आप सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी बीमारी वगैरह है तो उससे बचा कैसे जा सकता है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहला है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपको यहाँ पर पढ़ना है। डेमोग्राफी मतलब सिंपली कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। एंड डेमोग्राफी आपको पता है इंडिया का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन करना होता है। तो उसके बारे में आप यहाँ पर चीजों को पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्डोम पढ़ते हैं, कॉपर टी पढ़ते हैं, फिर अलग अलग जो पिल्स होते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, तो MTP जो कि मेडिकल टर्मिनेशन के कहते हैं किट वगैरह होती हैं, तो कि उसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे वेसेक्टमी हो गया, ट्यूबेक्टमी हो गया, तो आपको हर तरीके के यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ना होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ना होता है, ताकि पॉपुलेशन को रेगुलेट किया जा सके और अच्छे तरीके से चीजों को इंप्रूव किया जा सके। फिर नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे का हेल्थ कैसे रखा जाए अच्छा। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान है ना, जो कि महिलाएं जब माँ बनती हैं तो अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाती हैं, तो उसका क्या महत्व है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर माँ के लिए तो कैसे अच्छा होगा, बच्चा के लिए तो मानते हैं बच्चा का पेट भरता है, माँ के लिए कैसे अच्छा होगा। तो एक बहुत ज्यादा अभी के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एक बीमारी देखी जा रही है, भयावह बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। कहीं ना कहीं आप जानते होंगे स्तन में गांठ जैसी संरचना बन जाती है जिससे स्तन कैंसर का रूप ले लेता है, और कहीं ना कहीं वो जानलेवा बीमारी होता है, उसकी सर्जरी बहुत महंगी होती है, और बहुत गरीब घर में अगर किसी को हो गया तो वो बचा नहीं पाएंगे। और अक्सर ये चीजें गरीब घर में नहीं होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होती हैं, और गांव की महिलाओं और औरतों में बहुत कम ही ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। कारण क्योंकि गांव की महिलाएं जो भी होती हैं तो वो अपने बच्चे को स्तनपान स्वेच्छा रूप से करती हैं, मतलब अच्छे तरीके से करवाती हैं। लेकिन जो दो अक्षर पढ़ लेती हैं, मतलब होता है ना थोड़ा काम वाम करने लग गई, तो स्तनपान को सेमलेस, मतलब होता है ना कि एकदम से सेम मानती है उसको, शर्म होता है ना, थोड़ा सही से नहीं कराती हैं, जिससे क्या होता है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना वो भी एक कैंसर का काउजन, मतलब एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसलिए आपको अगर स्तनपान कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराते हैं तो जरूर सलाह दें कि हाँ भैया स्तनपान कराना ही चाहिए। शुरुआती के 6 महीने बच्चे को खाना एकदम से ना दें, सिर्फ स्तनपान पे ही रखें। अगर माँ को भरपूर मतलब उस तरीके का मिल्क आ रहा है जितने से बच्चे का पेट भर जाए, तो एकदम बेशक आप उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के बदौलत आप उसे रख सकते हैं। ये माँ के लिए भी अच्छा होगा, बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे को माँ के मिल्क से बहुत प्रकार के एंटी क्या कहते हैं बॉडीज वगैरह मिलती है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए वगैरह मिलता है, जो कि बच्चे को अलग अलग बीमारी से लड़ने का क्षमता देता है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान का क्या कुछ महत्व रहने वाला है, प्लस इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट बॉटल फीडिंग, यानी कि कोई इन्फेंट कहते हैं जो 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं उसे इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट है यानी छोटा नवजात शिशु है, अगर उसे आप ब्रेस्ट फीडिंग की जगह मिल्क को आप बॉटल फीडिंग करा दे। बॉटल फीडिंग मतलब क्या, वो बॉटल में चूसनी आता है ना, चूसनी में दूध दे दे, है ना, 6 महीने से छोटे बच्चे को, तो उसमें क्या क्या इल इफेक्ट आ सकते हैं वो यहाँ पर पढ़ना है। फिर ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, और इम्यूनाइजेशन जो प्रतिरक्षाकरण है, इम्यूनिटी मतलब समझ रहे हो, इम्यूनाइजेशन का प्रक्रिया जो है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ,
इफेक्ट मतलब जो है ना हेल्थ का, मतलब जो इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पर, वो यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है ना, फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या महत्व है साफ पानी पीने का, वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियां वगैरह होती हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कारण, जैसे जो दवा आप यूज कर लिए तो ठीक है, लेकिन जो यूज नहीं किए, एक्सपायर हो गए, उसे इधर उधर फेंक दिए, तो उसके कारण जो आपका पॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। प्लस दवाओं के जो पैकेजिंग मटेरियल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ प्लास्टिक से बने होते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उसके वजह से भी बहुत सारा क्या कहते हैं पॉल्यूशन होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। प्लस जो दवाएं बनती हैं वो अलग अलग केमिकल से बनती हैं, तो केमिकल्स का जो वेस्ट होता है, जो चीजें यूज नहीं की जाती, तो उसको कहीं ना कहीं नदी तालाब पोखर वगैरह में बहा दिया जाता है, तो फिर इन्वायरमेंट को वो कहीं ना कहीं हार्म करता है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर है साइको सोशल फार्मेसी। साइको सोशल फार्मेसी में ड्रग्स के मिसयूज और अब्यूज के बारे में पढ़ना है। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, अलग अलग प्रकार की मेडिसिन होती है, जैसे आप लोग सुने होंगे कोरेक्स, खांसी की सिरप आती थी पहले, है ना, तो कोरेक्स को बैन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उसमें कोडीन पाई जाती थी, और कोडीन एक तरीके से चीजें नशीली हैं, नींद आती थी, प्रॉपर एकदम नशे में चूर रहते थे, तो लोग कहीं ना कहीं अगर जो ओवरडोज उसका ले लेते थे, तो वो मतलब एक तरीके से उसको मिसयूज कर रहे हैं, समझ रहे ना कि मिसयूज। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल भी एक प्रकार का ड्रग्स है ना, तो अल्कोहल अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसे ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो वो बहुत खराब है, वो आपके ऑर्गन को डैमेज वगैरह कर सकता है, तो उसका कैसे मिसयूज कर रहे हैं लोग, कैसे अब्यूज कर रहे हैं उसको, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जैसे साइकोट्रोपिक्स, नार्कोटिक्स, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट जो कि तंबाकू वगैरह है, उसके बारे में, और सोशल इंपैक्ट क्या है, और सुसाइडल बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो कैसे उसके मन में सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 3 है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिशन और हेल्थ। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका पोषण अच्छा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अगर पोषण अगर आपका खराब है, न्यूट्रिशन अगर खराब है, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर वही चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हुआ? मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसको कि आप पर डे ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ना प्रोटीन, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको आप कम मात्रा में लेते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। डाइट में यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें वाटर और फाइबर का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। फिर है बैलेंस्ड डाइट, है ना, बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, जंक फूड खाने के बाद जो इल इफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड, अलग अलग फूड के कैलोरीफिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड में कहीं कुछ मिलावट तो नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल रिपनिंग, यानी कि जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं, उस फल को आप खाते हैं, जैसे आम खाते हैं, है ना, तो आम में जो आप अलग से कुछ कार्बाइड वगैरह मिलाते हैं जिससे वो पक जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होता है, तो क्या कुछ उसके इफेक्ट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, उसके बारे में पढ़ना है। फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है। फूड सप्लीमेंट्स, इंडिकेशन, बेनिफिट, और ड्रग फूड इंटरेक्शन, यानी कि किस ड्रग के साथ कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में आप एंटासिड पीते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि अगर किसी को एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको एंटा एसिड नाम का सिरप या टैबलेट वगैरह खाते हैं लोग। तो अगर आप एंटा एसिड ले रहे हैं तो उस समय आप हाई प्रोटीन मील नहीं खा सकते, यानी कि ज्यादा प्रोटीनिशियस चीजें नहीं खा सकते आप उसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो उसके पाचन के लिए आपके पेट में HCl सिक्रीट होता है, तो एक तरफ आप एसिड को कम करने वाली दवा खा रहे हैं और एक तरफ आप प्रोटीन खा रहे हैं जो HCl को ज्यादा सिक्रीट करने के लिए प्रमोट करेगा, तो वो दवा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कुछ ड्रग और फूड, है ना, कि किसके साथ कहते हैं ना कि दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, क्या कारण है, तो किस ड्रग्स के साथ क्या नहीं खाना चाहिए ताकि प्रॉपर काम कर पाए, उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना है एपिडेमोलॉजी का,
यानी एपिडेमोलॉजी क्या होता है। फिर एप्लीकेशंस पढ़ने हैं सच एज एपिडेमिक, जैसे आपने सुना हुआ कोरोना एक पैंडेमिक में कन्वर्ट हो गया, तो एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, अलग अलग टर्म है। जैसे देखो एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, इस तीनों में डिफरेंस क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्वारंटाइन क्या होते हैं, आइसोलेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होते हैं, ये सब चीजों को आप समझेंगे। फिर एक कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो अलग अलग फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, आगे जितने भी लिस्ट हैं डिजीज के, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़नी है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, चिकन पॉक्स, मिजल्स, रुबेला, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, इतने सारे डिजीज आपको वहां पर पढ़ना है। फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में आपको पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, कोलेरा, एक्यूट डायरियल डिजीज, टाइफाइड, एमीबियासिस, वर्म इन्फेस्टेशन, फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन में डेंगू पढ़ना है, मलेरिया पढ़ना है, फाइलरसिस पढ़ना है, चिकनगुनिया पढ़ना है। सरफेस इन्फेक्शन में ट्रेकोमा, टेटनस, लेप्रोसी, इन सब के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, कारण कौन है। फिर एपिडेमोलॉजी यानी उसके ऊपर पूरे बीमारी की स्टडी, बीमारी के अध्ययन को ही एपिडेमोलॉजी कहते हैं। एक पॉपुलेशन में उस बीमारी का क्या कुछ एपिडेमोलॉजी है। एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि उसके क्या सिम्टम आएंगे, एंड उसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या है, और उसको समाज में बचाया कैसे जा सके फैलने से, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है ना। फिर एसटीडीज के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें कि एचआईवी और एड्स वगैरह आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल गोइंग ऑनगोइंग हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में जितने भी नेशनल हेल्थ गोइंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। एंड उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम और रोल ऑफ फार्मासिस्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर यानी कि किसी प्रकार का कोई आपदा हो जाता है तो आपदा के प्रबंधन में फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो पढ़ना है। एंड फार्माको इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7, दो वर्ड है फार्माकोन और इकोनॉमिक्स। फार्माकोन मतलब ड्रग्स और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से यानी अर्थशास्त्र से, तो इसके बारे में वो चीजें आपको पढ़ना है कि बेसिक्स क्या है फार्माको इकोनॉमिक्स। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एचएमओस के बारे में पढ़ना है, हेल्थ स्पेंडिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है। तो टोटल 7 ही चैप्टर है सोशल फार्मेसी में, और इन 7 चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। आप सही समय पर सही चीजों को स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं इस कोर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से सोशल फार्मेसी लाइव क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। और एग्जिट एग्जाम में चूंकि इस चैप्टर से सवाल आने वाले हैं, इस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो एग्जिट एग्जाम की भी प्रैक्टिस अभी से हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जाम के क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं आपको मैं वो बता देता हूँ। टोटल आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से कोई 6 क्वेश्चन बनाना होता है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 6 पंचे 30। तो देखो टोटल 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है जो कि बाहर होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं बोर्ड सेंटर पर होता है, तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। और इसी सिलेबस से आपके एग्जिट एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे यही 80 नंबर वाले पोर्शन से। तो आपको टोटल ये 80 नंबर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, एक होता है क्या लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से कोई 6 बनाना है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 6 पंचे 30। और शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं, 11 में से कोई 10 है ना, कोई 10 ही बनाना है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 10 दिया है 30। और टोटल 20 क्वेश्चन है अगर जो, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स हो गया। तो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड और 1 सेंटेंसेस क्वेश्चन बनाना है। इस तरीके से टोटल आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। बाकी यदि आप इस कोर्स में ये डेमो लेक्चर के तौर पर देख रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट सिलेबस का आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, एग्जिट एग्जाम का प्रॉपर गाइडेंस, यहीं से एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें आप करेंगे। एंड डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल यानी कि बुक मंगवाना चाहते हैं और मॉडल पेपर के साथ, क्वेश्चन के साथ, तो आप हमारे इस बुक को भी मंगवा सकते हैं, जहां पे ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमारे द्वारा तैयार किया गया पिछले 3 वर्षों से ये बुक कहीं ना कहीं नंबर 1 बुक साबित हुआ है डी फार्मा के लिए। 100% क्वेश्चन इस बुक से आते हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है बुक, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करके कोर्सेज वाले सेक्शन में आ जाइएगा, तो बुक भी मिल जाएगी, कोर्सेज भी मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। करना क्या है, अगर कोई ज्वाइनिंग करने में कोई समस्या आ जाएगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक।
हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। बाकी ये लेक्चर आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कहीं ना कहीं आप समझ पाए होंगे कि सोशल फार्मेसी में पढ़ना क्या है। बाकी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए उदित फार्मेसी के ऐप पर आपका स्वागत है। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। ओके, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।